Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another poem by Sujata Bhatt that is a different history. We will discuss this poem with the reference to the context and this poem as the internal struggle of the persona between her own heritage and how she adopted the language of her heritage enemy and main literary techniques that the poet has used in this poem. बट द पोइम इज़ मेनली अबाउट ये पोइम जो है वो ख़ास तौर पर किस चीज़ के बारे में है. दिस पोइम इज़ अबाउट इंडियन ट्रेडिशंस, अबाउट लॉस्ट आइडेंटिटीज़, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में, लॉस्ट आइडेंटिटीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस टू क्रिएट डिफरेंट मोड्स एंड थीम्स. In the first part of the poem, she concentrates on respect for education and learning. इस पोइम के पहले पार्ट में वो जो है फोकस करती है कि एजुकेशन को रिस्पेक्ट दी जाए, उसके अलावा लर्निंग को रिस्पेक्ट दी जाए. ठीक है. और मेनली ये पोइम जो है वो ट्रेडिशंस के बारे में है, स्पेसिफिकली इंडियन ट्रेडिशंस, लॉस्ट आइडेंटिटीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर. इट इज़ द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ द पर्सोना बिटवीन हर ओन हेरिटेज. ये एक करेक्टर की इंटरनल स्ट्रगल है उसके अपने हेरिटेज के दरमियान एंड हाउ शी अडोप्टेड द लैंग्वेज ऑफ हर हेरिटेज एनिमी, और अपने हेरिटेज की एनिमी की लैंग्वेज को कैसे वो अडोप्ट करती है. हम कह सकते हैं कि दिस पोइम इज somehow related to a search for my tongue. The poet immigrated from India to the States when she was 12. इस पोइम में जो पोइट है वो इंडिया से यूएसए में माइग्रेट करती है जब उसकी उम्र 12 साल की होती है. जब मतलब वो 12 साल की है तो वो इंडिया से यूनाइटेड स्टेट में मूव करती है. शी इज़ अ डिवोट हिंदू, वो एक डिवोटेड किस्म की हिंदू है. एंड द पोइम इज़ अ कमेंट्री ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज. पोइम जो है वो कल्चर, आइडेंटिटी और लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर एक कमेंट्री है. इट कमेंट्स ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये कमेंट करती है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसके अलावा कॉलोनाइजेशन का इंडियंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की. एंड द ऑथर एक्सप्रेसेस हर कंसर्न टूवर्ड्स द लॉस ऑफ कल्चर. जो ऑथर है वो अपनी वरी के बारे में बता रही है कि हाउ शी कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ इंडियन कल्चर दैट कम्स अलोंग विद इट. उसके साथ साथ लैंग्वेज कैसे वो भूल रहे हैं. अ डिफरेंट हिस्ट्री पोइम का टेक्स्ट है. यहाँ पे काफ़ी लंबा टेक्स्ट है, बहुत इजी है टेक्स्ट. हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट स्टैंजा को. स्टैंजा नंबर 1, अनस्ट्रक्चर्ड विद रैंडम इंडेंटेशन एंड इंजम्पमेंट. बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन है, रैंडम इंडेंटेशन और इंजम्पमेंट है कि अचानक आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर जाते हैं बग़ैर वहाँ पर रुके, बग़ैर स्टॉप किए. ठीक है. और सडन शार्पनेस आती है वर्ड्स के अंदर, फिर सडन जो है वर्ड्स सॉफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. और थॉरोली लिखी गई है. देयर इज़ नो स्टॉप इन द पोइम. पोइम के अंदर कोई भी कहीं जगह पे भी स्टॉप नहीं करती. पोइट जो है वो थॉरली चल रही है पोइम के अंदर. ठीक है. फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, रेनफोर्सिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सच एज सिन. इंडियन लैंग्वेज की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया गया है, जैसे कि वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सिन एंड इम्पेरेटिव यू मस्ट लर्न के इम्पेरेटिव यूज़ किए गए हैं कि आपको ये काम ज़रूर करना है. शोज़ हाउ दे आर ब्रॉट अप फॉर रिस्पेक्ट, कि कैसे इन स्पेसिफिक चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी है. दे ट्रीट बुक्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीज़ को ट्रीट करते हैं लाइक गॉड एंड कांट डू एनीथिंग टू
डिस्टर्ब द पीस, और डिस्टर्ब पीस को डिस्टर्ब करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ करना भी नहीं चाहिए उनको। राइम स्कीम की बात की जाए तो देर इज़ नो राइम स्कीम अलाउइंग द रीडर टू फोकस मोर इंटेंटली ऑन द वर्ड्स, इसलिए कोई राइम स्कीम नहीं रखी गई इस पोइम के अंदर। आप देखें तो पिछली जो पोइम थी अ सर्च फॉर माई टंग, उसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं थी। लेक्चर जैसे लिखा होता है वैसे ही लिखी गई थी, जैसे थॉट्स आपके माइंड में आ रही होती हैं वैसे ही आप लिख डालते हैं। ये पोइम भी वैसे लिखी गई है ताकि जो रीडर है वो इंटेंशनली वर्ड्स के ऊपर फोकस कर सके। उसके अलावा लाइंस 1 to 18 जो हैं वो सजेस्ट करती हैं दैट आल्दो लाइफ इन इंडिया इज़ और शुड बी फ्री, कि अगरचा इंडिया में लाइफ जो है वो फ्री भी है और उसको फ्री होना भी चाहिए, आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। देयर इज़ कॉन्स्टेंट प्रेशर टू कन्फॉर्म टू अदर वेज ऑफ लैंग्वेज, के लाइफ कि दूसरे भी कांस्टेंट प्रेशर्स होते हैं कि ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारना है, आपको ये तरीका अपनी ज़िंदगी के अंदर एंटर करना है। आप अपने तरीके से अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते, मतलब कि अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर नॉट फ्री टू डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। The poet uses the way we should or should not treat books as an example or symbol of this, के प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि पोइट ने यूज़ किया कि शुड एंड शुड नॉट ट्रीट, कि हमें यहाँ पर आपको डिक्टेट किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना, आपको बुक्स को ऐसे ट्रीट नहीं करना, आपको ट्रीज़ को ऐसे ट्रीट करना है। द गॉड्स रोम फ्रीली, उसने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉड्स हैं। आप देखा जाए तो इंडिया जो है वो डिफरेंट रिलीजन रखने वाला एक कंट्री है जहाँ पर काफ़ी सारे गॉड्स होते हैं। कोई जो है बुतों की पूजा करते हैं, कोई ट्रीज़ की पूजा करते हैं, तो हर किसी के अपने अपने डिफरेंट काइंड के गॉड्स होते हैं और हर कोई अपने गॉड की जो है वो पूजा करता है। और गॉड्स, इसलिए उसने कहा कि गॉड्स रोम फ्रीली, गॉड्स जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं और डिफरेंट किस्म के हैं, आप किसी भी गॉड को मान सकते हो। बट बिकॉज ट्रीज आर सेक्रेड, और उसने कहा कि क्योंकि दरख्त जो हैं वो भी मुक़द्दस हैं, इट इज़ अ सिन टू इल ट्रीट अ बुक इन एनी वे, किसी भी बुक को इल ट्रीट करना, बुरे तरीके से उसको ट्रीट करना जो है गुनाह है। इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब और ऑफेंड सरस्वती और द ट्री फ्रॉम विच द पेपर कम्स। अब सरस्वती जो है वो इंडियंस की एक रिलीजियस बुक है, तो वो कहते हैं कि आपको उस ट्री को भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करना जिस ट्रीज़ की लकड़ी से उस बुक के जो पेजेस हैं वो बने हुए हैं, वो ट्री भी आपके लिए सेक्रेड है। स्टैंजा नंबर 2 में है, स्टैंजा नंबर 2 इज़ मच मोर स्ट्रक्चर्ड रिलेटिंग टू अटैक्स ऑफ द ब्रिटिश। इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि ब्रिटिश ने कैसे इंडिया पर अटैक किया। एंड डुअल आइडेंटिटी मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लुक्स डीपली इनटू द प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेजेस एंड फोकसेस ऑन द माइट ऑफ ब्रिटिश कल्चर अटैक ऑन इंडिया बाय रिपीटिंग वॉयलेंट वर्ड्स सच एज मर्डर, टॉर्चर, क्रॉप, alongside swooping आउट। उसने इस तरह के वॉयलेंट वर्ड यूज़ करके बताया है कि ब्रिटिश लैंग्वेज का इंडियन पर क्या इफ़ेक्ट था, इंडियन कल्चर पर ब्रिटिशर्स का क्या इफ़ेक्ट था, और उन्होंने ब्रिटिश कल्चर ने इंडियन कल्चर पर बहुत बुरे से अटैक किया कि हमारे जो यंगस्टर थे वो अपने कल्चर को ही भूल गए हैं। लाइन नंबर 19 to 29 रिटर्न्स टू द आइडिया ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, के दोबारा आइडिया की तरफ आती हैं। आल लैंग्वेजेस इट सेज हैव वंस बीन द लैंग्वेज ऑफ एन इन्वेडर। उसने कहा कि जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस एक दफ़ा जो हैं ये लैंग्वेजेस किसी ना किसी इन्वेडर की, वो मुल्क जो दूसरे मुल्क पर आकर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है उसकी लैंग्वेज होती है, किसी ना किसी ओप्रेसर की लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रही है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओप्रेसर हैं, वो इन्वेडर हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी कंट्री पर कब्ज़ा किया है। बट डिस्पाइट दिस देयर ऑलवेज कम्स अ टाइम्स, इसके अलावा हमेशा एक ऐसा वक्त आता है व्हेन यंगर एंड न्यूअर जनरेशन नॉट ओनली स्पीक द ओप्रेसर लैंग्वेज। अब जो नई आने वाली जनरेशन होती है ना सिर्फ वो ओप्रेसर्स की लैंग्वेज को अडोप्ट कर लेती हैं, उनको भूलना शुरू कर देती हैं, बट दे एक्चुअली कम टू लव इट।
और दरअसल हकीकत में वो उससे प्यार करना शुरू कर देती हैं, उस लैंग्वेज को पसंद करना शुरू कर देती हैं। मेन थीम इस पोइम के अंदर है द स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड वंस आइडेंटिटी इन अ पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग के अब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए हैं, अब इंडिया जो है वो फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, और अब एक पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग आ गई है कि ब्रिटिशर्स अपना कल्चर भी छोड़ गए हैं इधर, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स अपनी लैंग्वेज भी छोड़ गए हैं। तो इस सिनेरियो में अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिकग्नाइज करना है उसके बारे में इस पूरी पोइम के अंदर डिस्कस किया गया है। आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ एंड हाउ आइडेंटिटी ऑफ योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा टाइम कैसे चेंज हो गया है, इसके अलावा रिलीजन की बात की जा रही है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड्स आर देयर इन इंडिया। उसके अलावा कॉलोनाइजेशन का अफेक्ट क्या था इंडिया पर, और इंडिया की यंगर जनरेशन पर क्या इफ़ेक्ट हुआ कि वो यंगर जनरेशन जो है दे कम टू लव दी लैंग्वेजेस जो कि ब्रिटिशर्स ने यूज़ की थी। और इसके अलावा इमिग्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है जब आप माइग्रेट करके फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें इस पोइम के अंदर अ डिफरेंट हिस्ट्री जो पोइम है इसके अंदर बड़े अच्छे से पोइट ने डिस्कस करने की कोशिश की है कि जब कॉलोनी बनती है, कोई कंट्री कॉलोनी बनती है, जब ओप्रेसर जो होता है या कॉलोनाइज़र जो होता है किसी कंट्री पर आकर हुकूमत करता है, उसको कॉलोनाइज़्ड कर देता है, तो उसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी कैसे बदल जाती है, उसका कल्चर उससे कैसे छीना जाता है, उसके साथ-साथ उसकी जो है वो नेशनल लैंग्वेज उससे छीनी जाती है, और उसके साथ-साथ उनकी जो न्यू जनरेशन होती है, जो यंगर जनरेशन होती है, उसको भी जो फॉरेनर्स होते हैं वो बदल देते हैं। That's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe.